हेलो एवरीवन। तो बहुत दिनों बाद हम मिल रहे हैं, पता है मुझे। पर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो ख़त्म करनी थी, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया ये वीडियो बनाने के लिए। बट लेट्स स्टार्ट। ओके, तो आज हम स्टार्ट करने वाले विद द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम देखते हैं, तो इंट्रोडक्शन देखते हैं पहले। तो पहले प्रियम्बल क्या होता है? प्रियम्बल एज एन इंट्रोडक्टरी, हम कहते हैं कि एक आइडिया होता है किसी भी चीज़ का। मतलब हमारा जो प्रियम्बल है या फिर कोई भी प्रियम्बल है वो इंट्रोडक्शन देता है या फिर एक बेस बताता है कि एक्चुअल में उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें ऐड होगी, या फिर ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो कौन से बेसिस पे बना है, उसका बेस क्या है। वो सारा हमने एकजुट करके या फिर छोटे, मतलब हम कहते हैं ना कि बहुत बड़ा कुछ तो स्टोरी है, पर उसको हम कुछ शब्दों में हम बताते हैं, उसी तरह का प्रियम्बल होता है। ठीक है, तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उन्होंने फर्स्ट टाइम प्रियम्बल का यूज़ किया था, और उसके बाद बहुत सारे देशों ने इसका यूज़ किया, और वैसे हमने भी उसका यूज़ किया था। ठीक है, तो द वर्ड प्रियम्बल मीन्स द इंट्रोडक्शन ऑफ बिगिनिंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बताता है हमें कि आगे जाके आप क्या क्या पढ़ोगे, आप क्या क्या सुनोगे, या फिर जो भी है वो क्या है, इसका एक आपको आइडिया देता है प्रियम्बल। ओके, इट गिव्स अ शॉर्ट समरी ऑफ द मेन आइडियाज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यही मैंने अभी बताया। एन ए पालखीवाला जो है उन्होंने ये कहा था कि ये एज एन आइडेंटिटी कार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का। प्रियम्बल जो है वो एज एन आइडेंटिटी कार्ड है इस हमारे प्रियम्बल का। तो एज अ हम कह सकते हैं आत्मा है, राइट, कि जिसके बेसिस पे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना। वो उसका आइडिया क्या था, उसके उसका जो बेस था वो क्या था, वो ये प्रियम्बल है। ठीक है, अब ये प्रियम्बल कहाँ से आया? द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन is based on the objectives resolution which was written and presented by पंडित जवाहरलाल नेहरू इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। हमने ये देखा है कि जब पहली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की मीटिंग हुई थी, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये जो रेजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, ये पूरे असेंबली के सामने रखा था। ठीक है, तो ये उसके बेसिस पे ही, उसके आधार पे ही ये प्रियम्बल जो है वो बना है। ऑलमोस्ट सेम ही है, बस कुछ शॉर्ट में हम कुछ लिमिटेड शब्दों में हम जैसे लिखते हैं वैसे ही ये प्रियम्बल लिखा है। The preamble was changed once by the 42nd Amendment Act of 1976। ये हमने पहले भी पढ़ा है कि 1976 का जो एक्ट है वो एज एन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की तरह ही लिया जाता है, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस में उसमें हुए थे। अब देखो, इसमें ये प्रियम्बल से ही हमें शुरुआत हो गई कि 1976 का जो भी ये था, एक्ट था, अमेंडमेंट एक्ट था, तो उसका जो शुरुआत है, मतलब प्रियम्बल से जो मतलब मिनी कॉन्स्टिट्यूशन हम जैसे कहते हैं कि चेंजेस हुए, तो वो हमें ये दिखाई देता है कि प्रियम्बल से ही उसकी शुरुआत हुई थी चेंजेस की, राइट। अब वो आगे जाके कौन कौन से इसमें वो चेंजेस हुई, रिफ्लेक्ट हुआ है, वो भी हम देखेंगे। पर वो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का यहाँ पे एक झलक मिलता है कि प्रियम्बल में भी उस टाइम पे चेंजेस किए गए थे। तो हमने क्या क्या देखा कि प्रियम्बल में सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये तीन शब्द जो है वो ऐड किए थे। तो लेट्स गो विथ इट कि क्या है, हम देखते हैं इसको। आगे जाके हमें ये समझ में ही आ जाएगा। हर एक शब्द जो है प्रियम्बल का वो हम उठाएंगे और उसका डिटेल्ड हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि ये एक्चुअल में प्रियम्बल के हर एक शब्द का इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, तो लेट्स सी टेक्स्ट ऑफ प्रियम्बल। अब देखते हैं हम प्रियम्बल क्या कहता है हमारा। We, the people of India, have decided seriously and respectfully to create India as a country that is sovereign, sovereign का मतलब independent, socialist, secular, democratic and a republic. We promise to give all citizens justice, liberty, equality, fraternity. On November 26, 1949, in our Constitution Assembly, we adopted, passed, and gave ourselves this Constitution.
तो ये कहता है हमारा प्रियम्बल, ठीक है, कि हमने जब ये मतलब इसकी शुरुआत कैसे हुई, तो हम इसको बहुत ही सीरियसली और पूरे आदरता पूर्वक हम हमारा जो ये कंट्री का जो भी वी द पीपल ऑफ इंडिया जो है, ये हमारा जो देश है उसको हम इंडिपेंडेंट करेंगे, पूरी तरह से स्वतंत्र करेंगे, ठीक है। सोशलिस्ट, इकोनॉमिक फेयरनेस, जिसको जितना चाहिए वो उसको मिलना चाहिए, इसके लिए प्रयास करेंगे। सेक्युलर, नो ऑफिशियल रिलीजन, हमारा यहाँ पे कोई भी एक रिलीजन का को हम ऐसे फॉलो नहीं करते, हमारे लिए सारे रिलीजन इक्वल है, सेम है। डेमोक्रेटिक, पीपल चूज करते हैं कि कौन सी गवर्नमेंट उसको सत्ता में चाहिए, तो गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक का मतलब ये होता है द पीपल डिसाइड द गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री, ओके। एंड अ रिपब्लिक मतलब जो सबसे ऊपर का ओहदा रहता है प्रेसिडेंट, उसको हम इलेक्ट करते हैं। यहाँ पे मोनार्क सिस्टम नहीं होती, मतलब यहाँ पे राजा महाराजा या फिर किंग क्वीन महारानी ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे जो भी देश का सर्वोच्च पद है वो यहाँ पे भी इलेक्ट होके जाता है, यहाँ से इलेक्ट होके ही वहाँ पे उस सर्वोच्च पद पे कोई भी इंसान जा सकता है। तो उसका भी प्रेसिडेंट का जो हमारा इलेक्शन है वो भी हम देखने वाले हैं बाद में जाके, तो उसको हम बाद में कवर करेंगे। We promise to give all Indian citizens justice. Justice किस किस के बारे में? सोसाइटी, इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स। अब देखो पॉलिटिक्स जो जस्टिस होगा वो हमारा फंडामेंटल राइट्स में ही कवर हो जाएगा ऑलमोस्ट, ठीक है। जो सोसाइटी और इकोनॉमी का जो भी जस्टिस है वो हमें डीपीएसपीएस में दिखाई देगा, ठीक है। जो मार्क्सिज्म और गांधीयन उसमें कुछ आइडियाज यूज किए गए हैं वो हमें उसमें दिखाई देंगे, और लिबरल भी यूज किया है वो हम बाद में जाके देखेंगे, ठीक है। लाइब्रेरी, लिबर्टी, तो टू थिंक फ्रीली, स्पीक, बिलीव, हैव फेथ एंड वर्शिप। अब देखो इसमें देखो जो हमारा रिलीजियस जो भी ये है, हमारे जो आर्टिकल्स है वो कवर होते हैं। थिंक फ्रीली, स्पीक फ्रीली, ये जो है ये चीज़ें उसमें ऐड होती है, मतलब हमारा आर्टिकल 21 इसमें ऐड होता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हम बाद में जाके हम देखेंगे, ठीक है। तो इक्वालिटी इन स्टेटस, इन स्टेटस एंड चांसेस इन लाइफ, ओके। तो ये कहता है कि आपको इक्वालिटी मिलनी चाहिए स्टेटस में, एक समान स्टेटस सबको मिलना चाहिए, और दूसरा है चांसेस, मतलब एम्प्लॉयमेंट में या फिर कोई भी दूसरे चांसेस हो जो एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर एज अ ह्यूमन बीइंग आपके लिए वो एज अ राइट है, वो आपको मिलना ही चाहिए। उसके लिए ये इक्वालिटी भी हमारे लिए मैटर करती है। फ्रेटर्निटी, अ फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, सब में एकजुटता होनी चाहिए, हमारे देश के प्रति हमें आदर होना चाहिए, हम यूनाइटेड हो, हम एकजुट हो, ये बात होनी चाहिए सब में, इसके लिए हम प्रयास करेंगे, ठीक है। सो एवरी पर्सन लिव्स विद डिग्निटी एंड आवर कंट्री स्टेज यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग। इससे क्या होगा? फ्रेटर्निटी से हमारे में भाईचारा बढ़ेगा, और इससे हमारे हमको एक हमारे देश के लिए भी एक आदर आएगा, एक दूसरे के लिए आदर निर्माण होगा, और इससे हमारा देश स्ट्रांग होगा, बहुत सक्षम होगा, ठीक है, पावरफुल होगा। On November 26, 1949, in our Constituent Assembly, we adopted, passed and gave ourselves this Constitution. ये लिखा गया है प्रियम्बल में, ठीक है, वही लाइन यहाँ पे लिखी गई है। Ingredients of the preamble, source of authority, ठीक है। The Constitution get its power from the people of India, not any king, रूलर और फॉरेन पावर। अब देखो ये हमने अभी अभी देखा कि जो भी हमारा देश के जो सर्वोच्च पद है, जो राष्ट्रपति है, उसका भी हमारे यहाँ पे इलेक्शन होता है, और वहाँ से ही इलेक्ट होके राष्ट्रपति वहाँ पे एज ए राष्ट्रपति के तौर पे वो वहाँ पे इलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारी ताकत है कि पीपल ऑफ इंडिया जो है, ये हमारी ताकत है। हमारे यहाँ पे कोई एक बंदे के हाथ में पूरी ताकत नहीं है पूरे देश की,
इस भूमि की, राइट। यहाँ पे ये हर एक बंदा जो यहाँ पे रहता है या फिर हर एक जो भी यहाँ के पॉपुलेशन है वो मिलके एज अ इंडिया बनाते, राइट। कोई एक बंदा खुद इंडिया का बस किंग नहीं हो सकता, राइट। तो यही है नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट। तो इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज सॉवरन, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। जो भी वर्ड्स वहां पे यूज किए हैं वो अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सॉवरन, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, सोशलिस्ट, फेयर इकोनॉमिक सिस्टम विथ लेस इनइक्वालिटी। अब देखो ये जो है ये आपको जो बैलेंस करने की जो कोशिश है वो यहाँ पे दिखेगी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी से, ठीक है। तो ये है फेयर इकोनॉमिक सिस्टम विथ लेस इनइक्वालिटी, के कम से कम इनइक्वालिटी हो, इसलिए ये सोशलिस्ट वर्ड यहाँ पे लिखा है। सेक्युलर, नो ऑफिशियल रिलीजन और रिलीजन्स आर इक्वल। अब देखो यूएस में अलग होता है, यूएस में जो गवर्नमेंट है और रिलीजन है वो सेपरेट सेपरेट चलते हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ पे रिलीजन, सारे के सारे रिलीजन हम एक समान एक ही लाइन में पकड़ते हैं उसको, हम सभी के लिए काम करते हैं, सभी की रिस्पेक्ट करते हैं, राइट। तो ये हमारी डेफिनेशन है रिलीजन की, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक, गवर्नमेंट चोजन बाय द पीपल। अभी बताया कि हमारा जो वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट है वो भी यहाँ से इलेक्ट होके जाता है, ना कि कोई डिसाइड करता है कि आज से आप यहाँ के राजा हो या फिर आप यहाँ के कलेक्टर हो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। एक सिस्टम है जो पीपल से ही, मतलब लोगों से ही उसको ताकत मिलती है, ठीक है। रिपब्लिक, इंडिया इज अ स्टेट ऑफ, हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड नॉट ए किंग। अभी हमने बात की कि हेड ऑफ द स्टेट जो है वो इलेक्ट होके जाते हैं, तो ये रिपब्लिक हमारा इंडिया है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द मेन गोल्स आर जस्टिस इन सोसाइटी, इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स। अब देखो मैंने अभी बताया था कि सोसाइटी और इकोनॉमी जो है वो डीपीएसपी में कवर होगा, पॉलिटिक्स जो है वो फंडामेंटल राइट्स में कवर होगा, ठीक है। लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ थॉट, स्पीच, बिलीफ एंड वर्शिप। ये भी मैंने आपको डिस्क्राइब किया है कि जो हमारा रिलीजन है वो कौन सा हमें लेना है उसके फ्रीडम है, कौन सा फॉलो करना है उसके फ्रीडम है, हम हमारे अंतर मन में किस भगवान को या फिर किस खुदा को या फिर कौन से गॉड को हम पूजेंगे वो हमारी खुद की चॉइस है, ना कि कोई हमें बताएगा कि आप इसको फॉलो करो उसको फॉलो करो, ठीक है। कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता कि आप इस पर्टिकुलर धर्म को ही आप फॉलो करो, ऐसा आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये एक नेचर है इसका, ठीक है। फिर आता है इक्वालिटी, इक्वल स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। मैंने आपसे बताया था 15-16 उसको कवर करते हैं, वो हम देखेंगे बाद में जाके आर्टिकल। और फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड अमंग ऑल इंडियंस विद डिग्निटी एंड यूनिटी। अब देखो फ्रेटर्निटी जो है इससे आता है हमारे ड्यूटीज, ठीक है। हमारे ड्यूटीज कौन कौन से है, ठीक है। तो वो हम बाद में जाके फंडामेंटल ड्यूटीज जो है उसमें भी हम देखेंगे। Date of adoption, the constitution was officially adopted on 26 November 1949। तो ये है। अब देखते हैं पहला कीवर्ड ऑफ द प्रियम्बल जो है सॉवरन। तो सॉवरन का मतलब होता है फुल्ली इंडिपेंडेंट, कोई हम पे हक नहीं जमा सकता या फिर हमारे देश पे कोई ऐसे बोल नहीं सकता कि ये आज से हमारा देश हो गया या फिर ये हमारा ही देश है, ऐसे नहीं बोल सकता, राइट। तो द वर्ड सॉवरन मीन्स दैट इंडिया इज फुल्ली इंडिपेंडेंट, किसी की जागीर नहीं है, हम पूरी तरह से स्वतंत्र है। इट इज नॉट रूल्ड बाय और डिपेंडेंट ऑन एनी अदर कंट्री। हम हमारी जो गवर्नमेंट है, हम हमारे लोगों की सुरक्षा, हम हमारे लोगों के लिए काम ये हम खुद करेंगे, ना कि कोई दूसरे पे हम निर्भर रहेंगे या फिर दूसरे पे हम कोई कोई ऑर्डर दे सकता है हमें, ठीक है। इंडिया इज फ्री टू मेक इट्स ओन डिसीजन इनसाइड द कंट्री एंड विद अदर कंट्रीज। दूसरों के बारे में मतलब हमारे साथ, मान लो किसी देश का है ही कि कुछ ऐसे देश है जो हमारे एनिमीज है, हमारे दुश्मन है, या फिर कोई अच्छे देश है हमारे साथ, तो कभी कभी होता है ना कि ये देश बोलता है यार
इंडिया ने ये नहीं करना चाहिए और इंडिया ने वो नहीं करना चाहिए, तो वो हम कहते हैं कि ये हमारा डिसीजन है कि हम किससे बात करेंगे, किससे बात नहीं करेंगे, कौन हमारे साथ आएगा, कौन हमारे साथ नहीं जाएगा, ये डिसाइड करने का हक हमारा है। तो एक्सटर्नल अफेयर्स में ये आता है। इंटरनल अफेयर्स में तो कश्मीर हो, से कन्याकुमारी हो, या फिर अरुणाचल प्रदेश से लेके गुजरात तक हो, जो भी है सारा का सारा हम खुद बनाते हैं। हमारा खुद का ये इंटरनल मैटर है, इसमें कोई भी दूसरा दखल अंदाजी नहीं कर सकता। ठीक है। तो इवन दो इंडिया is part of Commonwealth and United Nations, that doesn't limit its independence in any way. हम कॉमनवेल्थ के भी पार्टनर हैं, हम एक पार्ट है, और यूनाइटेड नेशंस के जो भी एक समूह है उसके भी हम पार्ट है, पर हम पे कोई लिमिट नहीं लगा सकता, हमारे इंडिपेंडेंस पे कोई ऐसे नहीं बोल सकता कि आज से आपको ये लिमिट है, इस इंडिपेंडेंस से आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये ऐसा नहीं हो सकता। अब देखो कुछ चीज़ों में, कुछ मामले में, कुछ हम बोलते हैं ना, एक ट्रीटी हो गई, एग्रीमेंट हो गया, या फिर कुछ ऐसे यूनेस्को फॉर एग्जाम्पल वगैरह, तो आप इससे कंपेयर ऐसे हम नहीं कर सकते कि फिर यूनेस्को या फिर कोई एक समझौता एग्रीमेंट हो गया तो फिर उसके बाद फिर वो हमें तो बता ही रहे हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं। अब देखो वो हमने ये डिसाइड किया कि हाँ हम इस एग्रीमेंट में जा रहे हैं, वो भी हमारा ही डिसीजन था कि हाँ आज से हम ये फॉलो करेंगे। मान लो कोई यूनेस्को के अंडर हमारा कोई वर्ल्ड हेरिटेज के अंडर कोई जो एंशंट हमारा कुछ भी यहाँ पे चीज़ें हो, या जो किंगडम्स, मतलब बोलते हैं ना फोर्ट्स हो, या फिर कोई ताजमहल हो, या फिर आगरा का किला हो, या फिर कुछ ऐसे जो वर्ल्ड हेरिटेज के अंडर आते हैं, तो उसके लिए कुछ नॉर्म्स कंडीशंस होते हैं कि आप उसको ऐसे आपको ट्रीट करना पड़ेगा, आपको उसकी ऐसी उसको ऐसे आपको संभालना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को वगैरह। तो इसमें हमें कुछ चीज़ें, मतलब उनसे जाके कुछ चीज़ों के बारे में अप्रूवल लेना भी पड़ता है कुछ चीज़ों में। तो ये हम खुद डिसाइड करते हैं कि हाँ भाई कुछ चीज़ों के लिए जो इम्पोर्टेंट है एज अ ट्रीटी या फिर एग्रीमेंट, तो हम उसके रिलेटेड हम कुछ समझौते करेंगे, एग्रीमेंट करेंगे, पर वो भी हमारा डिसीजन होगा, ना कि कोई दूसरा बताएगा कि आपको ये करना ही पड़ेगा, हमें फोर्स नहीं कोई कर सकता। ओके। तो एज अ सॉवरेन कंट्री इंडिया कैन गेन न्यू टेरिटरीज एंड गिव अवे पार्ट ऑफ इट्स लैंड टू अदर कंट्रीज इफ इट वांट्स। ये हमारी चॉइस है कि हम किसको दे रहे हैं, किसको नहीं दे रहे। हाँ, न्यू टेरिटरीज लेने का भी हमारा जो फर्स्ट पहले 2-3 जो हमारे आर्टिकल्स है उसमें क्लियरली ये दिया है कि इंडिया हमारे जो भी लैंड है, हमारा खुद का जो लैंड है उसको कैसे अपने पास रखेगा, या फिर उसके रिलेटेड क्राइटेरियाज क्या है, रूल्स क्या है, और अगर किसी और टेरिटरी को अपने अंडर लेना है तो उसके लिए क्या रूल्स रेगुलेशंस है, वो भी हम देखेंगे। ये प्रियामल के बाद वो आर्टिकल्स जैसे चालू होगा वो हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है। सेक्युलर, तो द वर्ड सेक्युलर वाज एडेड इन 1976 बाय द 42nd अमेंडमेंट। अब देखो ये भी आ गया, मतलब ये तो आया ही है, वो पहला शब्द है जो ऐड किया था। इवन बिफोर दिस द सुप्रीम कोर्ट had said in 1974, उसके पहले 2 साल पहले ही बोला था that the Indian constitution clearly supports secularism even if the word was not used directly। तो कहते कहते ये कोर्ट ने ये बोला भी था उसके एक जजमेंट में कि हाँ इंडिया सेकुलरिज्म को फॉलो करती है। उसके हर एक आर्टिकल्स में सेकुलर कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जो एक्सप्लिसिटली हमने सेकुलरिज्म को ध्यान में रख के ही वो बनाए थे, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे रिलीजन थे, बहुत सारे कास्ट रिलीजन, और उस सभी को एक स्टेटस देने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का प्रयास था। इसलिए उन्होंने वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त ही इसका सोच विचार करके ही उसको इसमें ऐड किया था। आर्टिकल 25 to 28 of the Indian Constitution guarantee the right to follow any religion, which shows India is a secular country।
राइट। अब ये आर्टिकल्स जो है 25 से लेके 28 तक वो हम बाद में जाके देखेंगे, कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडियन सेक्युलरिज्म इज पॉजिटिव इन नेचर, इट मीन्स all religion are equal इन द आइज ऑफ स्टेट। सभी जो रिलीजन है वो हमारे देश के गवर्नमेंट के सामने एक समान है, इक्वल है। द स्टेट सपोर्ट्स एंड रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स इक्वली, नो मैटर हाउ बिग और स्मॉल दे आर। कौन सा माइनॉरिटीज में है रिलीजन, या फिर कौन सा जो है वो बहुत बड़ा है, इससे मैटर नहीं करता। जो सबसे छोटे से छोटा रिलीजन हो, जो सबसे बड़े से बड़ा हो, सभी रिलीजन हमारे देश के गवर्नमेंट के सामने एक समान इक्वल है, ठीक है। द स्टेट डज नॉट हैव इट्स ओन रिलीजन, खुद का कोई हम एक रिलीजन फॉलो नहीं करते, और हम किसी में डिस्क्रिमिनेट भी नहीं करते कि ये उच्च जाति, ये नीच जाति, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि ये इसमें नहीं होगा, हमारे देश में ये चीजें नहीं होगी। तो ये हमने क्लियरली स्टेट किया है, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक, देखो द वर्ड डेमोक्रेटिक मीन्स द पावर लाइज इन द पीपल। डेमोक्रेसी का मतलब ही वो है कि पीपल डिसाइड्स द गवर्नमेंट, ओके। द डेमोक्रेसी कैन बी डायरेक्ट, पीपल देमसेल्व्स मेक स्टे डिसीजंस एज इन स्विट्जरलैंड। अब देखो स्विट्जरलैंड में यही है कि खुद जो वहाँ की सरकार है वो वहाँ की जनता ही चलाते हैं, ठीक है। तो रिफरेंडम, इनिशिएटिव्स, रिकॉल, प्लेबिसाइट, ये जो है ये यूज करते हैं। रिफरेंडम जो है वो हमने भी एक बार यूज किया था, वो हम देखेंगे आगे जाके। तो वो भी है एक पार्ट ऑफ लाइक डायरेक्ट जो डिसीजन है पीपल का, लोगों का, वो हमें दिखाई देता है उसमें, वो भी हम देखेंगे रेफरेंडम क्या है। इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स, तो पीपल इलेक्ट लीडर्स हु मेक डिसीजंस ऑन देयर बिहाफ। तो पार्लियामेंट सिस्टम हम यूज करते हैं, ये एक इनडायरेक्ट वे ऑफ गवर्नमेंट ही है। तो इसमें और प्रेसिडेंशियल जो रहता है सिस्टम, ये यूएस में यूज किया जाता है। हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वहां पे यूएस में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। इंडिया फॉलोज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, द गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू द पार्लियामेंट। तो जो गवर्नमेंट चलाते हैं हमारे यहाँ पे, हमने देखा था 3 अलग अलग प्रकार के हमारे सेक्टर्स है। तो एक होता है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल। तो एग्जीक्यूटिव जो होता है वो लेजिस्लेचर से ही चुन के जो है वो गवर्नमेंट बनाते हैं, और ये जो लेजिस्लेचर्स एग्जीक्यूटिव्स होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं या फिर आंसरेबल होते हैं उस पार्लियामेंट को जो चुन के आई है, ठीक है। इट इंक्लूड्स यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब जो वोट है हर एक भारत के रहवासी को वोट करने का हक है जो 18 साल से ऊपर है, ठीक है। तो उसको राइट मिलता है। और रेगुलर इलेक्शंस, रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंट जुडिशियल एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, ये इंडिया में यूज किया जाता है कि इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि जुडिशरी जो है वो गवर्नमेंट के अंडर आती है या फिर एग्जीक्यूटिव के अंडर आती है, ऐसा नहीं है। जुडिशियरी पूरी तरह से इंडिपेंडेंटली वर्क करती है हमारे यहाँ पे, और वही हमारी ताकत है, राइट। तो रूल ऑफ लॉ जो है, तो जैसे रूल्स है उससे ही हमारे जो लॉज है, तो वैसे ही हमें काम करना पड़ेगा, वैसे ही हमें रहना पड़ेगा, ये होता है। यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई ऊपर नीचे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सब एक समान है। इन द प्रीएम्बल, डेमोक्रेटिक रेफर्स टू मोर देन जस्ट वोटिंग, इट इंक्लूड्स पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, इलेक्शंस। अब देखो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हमें मिलती है इलेक्शंस से, ठीक है। सोशल डेमोक्रेसी, इक्वालिटी इन सोसाइटी, सोसाइटी में हमें एक स्थान मिले जो इक्वल हो, ये होता है सोशल डेमोक्रेसी। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, फेयरनेस इन वेल्थ एंड अपॉर्चुनिटीज। अब वेल्थ में पैसे कमाने में या फिर पैसों के मामले में पूरे देश में गरीबी हट जाए, इसके लिए सरकार काम करती है डीपीएसपीज में। अपॉर्चुनिटी सभी को एक समान मिले, इसलिए सरकार काम करती है 15 और 16 आर्टिकल में, ठीक है। तो वो हम देखेंगे कैसे। तो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी लाने के लिए, स्टेबिलिटी लाने के लिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, सब सारे
जो इंडिया के भारत के जो भी रहवासी है उनको एक समान सारे रिसोर्सेस मिले, अबंडेंट जितना लगता है उनके लिए उतने उनको रिसोर्सेस मिले और वो ठीक से रह पाए, इसलिए इसके लिए हमारा प्रियम्बल बोलता है कि हम कटिबद्ध है काम करने के लिए, ये अचीव करने के लिए। ठीक है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एक्सप्लेन दैट लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी मस्ट ऑल गो टुगेदर। वी कांट हैव लिबर्टी विदाउट इक्वालिटी, ठीक है, और इक्वालिटी विदाउट लिबर्टी। फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड इज नीडेड टू मेक लिबर्टी एंड इक्वालिटी मीनिंगफुल। तो देखो, लिबर्टी तो मिलनी चाहिए, लोगों को हक मिलना चाहिए खुल के काम करने का, सब जो जैसे चाहिए वैसे करने का, वो नहीं आ सकता जब तक इक्वालिटी नहीं है। ठीक है। और इक्वालिटी जब तक नहीं है तब तक आप लिबर्टी ही नहीं दे सकते किसी को, राइट। अगर इक्वल आप किसी को ऐसे ट्रीट करोगे कि आप इस जगह से नहीं जा सकते, ठीक है, तो लिबर्टी कहां से आएगी उसको कि वो कहीं पे भी जा सकता है, आ सकता है, वो कैसे हो सकता है। और जब तक ये वो आ जा नहीं करेगा, मतलब ये एक एग्जाम्पल है, अगर आपने किसी धर्म के, कास्ट के, रिलीजन के बेसिस पे अगर किसी पे रिस्ट्रिक्शंस डाल दी है तो लिबर्टी कैसे आएगी, लिबर्टी कैसे मिलेगी। तो लिबर्टी के लिए इक्वालिटी लाना बहुत जरूरी है, और इक्वालिटी अगर होगी तभी जाके लिबर्टी आएगी। ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जो कि हमें ये जो चीज है ये कोट करने के लिए आना चाहिए। ये माइन्यूट एक छोटे छोटे ये पॉइंट्स होते हैं, पर ये अगर आपने डाल दिए तो आपका जो आंसर है वो बहुत ही खुल के निखरेगा और ठीक से वो मतलब एकदम अलग लगेगा, सभी के आंसर से आपका कुछ अलग लगेगा। फ्रेटर्निटी जो है मतलब भाईचारा जो है, अगर वो नहीं है, अब ये भी एक पॉइंट है, अगर फ्रेटर्निटी नहीं है, अगर भाईचारा नहीं है, तो आप एक दूसरे को इक्वली ट्रीट कैसे करोगे, और आप अगर इक्वली ट्रीट नहीं कर सकते तो लिबर्टी कैसे मिलेगी। तो जब तक भाईचारा नहीं है तब तक लिबर्टी और इक्वालिटी दोनों भी नहीं आएगा। ठीक है। तो ये हो गई बात। इन 1997 the Supreme Court said the Constitution's goal is to create an equal society with justice for everyone, socially, economically and politically। तो ये 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, ये कोट किया है यहाँ पे। तो ये हुआ। तो रिपब्लिक, अ डेमोक्रेसी कैन बी ऑफ टू टाइप्स, एक तो होती है मोनार्क और रिपब्लिक। हमारे यहाँ पे रिपब्लिक चलता है, यूएस में भी वैसे ही है। तो मोनार्की मतलब जहाँ पे राजा होता है, या फिर जो राजघराना कहते हैं, राजघराना है, तो राजघराने के जो लोग होते हैं वो मोनार्की सिस्टम होती है। ठीक है। तो इंग्लैंड में वैसे ही चलता है। रिपब्लिक होता है जहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट इलेक्ट होता है, हमारे यहाँ पे जैसे राष्ट्रपति होते हैं, यूएस में भी होता है। ठीक है। और उनका एक फिक्स कार्यकाल होता है। मोनार्की में आप मतलब हर मतलब उनकी जब तक ब्लड लाइन चलती रहती है तब तक उनका वो जो सिस्टम है राज करने का वो चलता ही रहता है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। और रिपब्लिक में ऐसा होता है कि आपको चैलेंज किया जा सकता है आफ्टर सम फिक्स टाइम पीरियड। ओके। इन इंडिया द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड विच मेक्स इट अ रिपब्लिक। और दूसरी बात, एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताता हूँ, अभी तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो है वो 2 बार एज अ प्रेसिडेंट के तौर पे इलेक्ट हुए हैं। तो प्रेसिडेंट के लिए आपका कोई ऐसा नहीं कि आप एक बार प्रेसिडेंट हो गए तो आप फिर से प्रेसिडेंट नहीं हो सकते, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा केस हुआ भी है हमारे पहले जो राष्ट्रपति है उनके बारे में, पर ये मुझे कोट करना था कि राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए आप सेकेंड टाइम भी खड़े हो सकते हैं अगर आप पहले भी राष्ट्रपति होके चुन के आए हो तो। फिर भी in India the president is elected, which means makes it a republic. Being a republic also means people hold the highest power, not any royal family। किसी भी एक फैमिली या फिर एक घराने के हाथ में
पूरी ताकत नहीं दी जाती या रिपब्लिक में। यहाँ पे लोगों के हाथ में ताकत होती है कि वो किसको चुन के अपना नेता मानते हैं या फिर किसको अपना राष्ट्रपति मानते हैं, ठीक है। There are no special classes. Everyone has an equal chance to hold government posts or public positions. तो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि आपको स्पेशल कोई चांसेस मिलेंगे या फिर आपको कास्ट के ऊपर या फिर पैसों के ऊपर आपको यहाँ पे कोई बढ़ोतरी मिल गई या फिर चांसेस मिल गए अच्छे वाले। आप सभी यहाँ पे इक्वल चांस मिलेगा सबको गवर्नमेंट पोस्ट के लिए या फिर पब्लिक पोजीशंस के लिए। मान लो एमएलए, एमपी जो भी है या फिर म्यूनिसिपल म्यूनिसिपालिटीज या फिर पंचायत, उसमें भी अगर आप इलेक्शन करना चाहते हो तो सभी को फेयर इक्वल राइट्स मिलेंगे, चांस मिलेंगे खड़े रहने के लिए। और पब्लिक सेक्टर और पोस्ट्स में भी, गवर्नमेंट पोस्ट में भी आपको इक्वली आपको चांस मिलेगा ट्राई करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया रिपब्लिक का। एंड आज का लास्ट का टॉपिक है हमारा जस्टिस। तो जस्टिस इन द प्रियम्बल इंक्लूड्स 3 टाइप्स, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। ये हमने अभी बहुत बार हुआ है, फिर भी मैं एक बार बताता हूँ। ऑल सिटीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली नो मैटर देयर कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन और जेंडर। It aims to end discrimination and help weaker section of groups like SC, ST, OBCs and women। अब देखो सोशल जस्टिस में हम कवर करते हैं कोई भी कास्ट, रेस, मतलब किसी भी वर्ण का हो, कास्ट का हो, किसी भी जाति का हो, रिलीजन का हो, या फिर कोई इंसान हो, मतलब महिला हो या फिर पुरुष हो या फिर ट्रांसजेंडर हो, कोई भी हो, सबको यहाँ पे इक्वली ट्रीट किया जाएगा। उसको सोशल जस्टिस बोलते हैं। सोशली हम उनको जस्टिस दे रहे हैं, ठीक है। और ये हमारा एम है कि जो भी पिछड़े हैं, जो बैकवर्ड क्लासेस है, जो वीकर सेक्शंस है, उनको हम कैसे ऊपर लाए, या फिर महिलाओं को जो उनका सप्रेशन होता है, उनका जो उनको प्रेशराइज किया जाता है, उनको कैसे ऊपर लाया जाए, उसके लिए हम सोशल जस्टिस में काम करेंगे। ऐसा हमने कॉन्स्टिट्यूशन में बोला था, बनाया है, ठीक है। इकोनॉमिक जस्टिस, नो अनफेयर ट्रीटमेंट बिकॉज ऑफ समवंस वेल्थ और पॉवर्टी। तो किसी के पास पैसा है तो हमने उसको ज़्यादा ये प्रायोरिटी दे दी, और जिसके पास नहीं है उसको हमने कम प्रायोरिटी दी। अभी भी होता है, वी आर नॉट डिनाइंग इट, पर ये हमारा बेस नहीं है। हमारा बेस जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि कौन से बेसिस पे हम ये कर रहे हैं। और यही तो बातें हैं, मतलब हम ये क्यों आज पढ़ रहे हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, ये हम क्यों, ये हम एजुकेशन क्यों ले रहे हैं हम, और ये एग्जाम देने के लिए ये इम्पोर्टेंट क्यों है। इसका बेस ही ये है कि आपको सारे के सारे एंगल से सोचने का आप में वो विजन आ जाए, आप वो समझो उसको और उस पर काम करो। अगर ये आपको पता ही नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमने क्यों बनाया था और उसके एथिक्स क्या थे, या फिर उसके बनाने पीछे का कारण क्या है, ये आपको पता ही नहीं है, तो आप कैसे रूल करोगे, या फिर आप पब्लिक जो भी गवर्नमेंटल ऑफिस आप लोगे काम करने के लिए, उसमें आप ठीक से काम कैसे करोगे अगर आपको ये एथिक्स, आपको ये समझ ही नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे चलता है, ठीक है। और हमारा जो देश है वो संविधान से ही चलता है, हम कहते हैं। तो अगर संविधान से चलता है तो आपको ये पता होना चाहिए। और अगर संविधान, और एक बात याद रखना कि संविधान के साथ साथ ज्योग्राफी भी आती है। आप बाद में आप देखोगे कि जो हमारा जो 7 सिस्टर्स हम कहते हैं, आसाम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड वगैरह, तो उनके लिए क्या हम कर रहे हैं, या फिर हम नेचर के लिए क्या कर रहे हैं, वो भी चीजें हमने कॉन्स्टिट्यूशन में डाली है। वो क्यों डाली है, कैसे डाली है, ये इंपॉर्टेंट है। इसको इस एंगल से देखना। ये जो डॉट्स कनेक्शन है, ये डॉट कनेक्शन करना, ये हमेशा करना, ये एक्सपेक्टेड है यूपीएससी, एमपीएससी या फिर किसी भी स्टेट के एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, कि आप ये डॉट्स कनेक्ट कर पाओ कि
अगर ज्योग्राफी दिया है तो इसका पॉलिटी में क्या असर हो सकता है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में क्या असर हो सकता है, इकोनॉमिक्स का पॉलिटी में या फिर ज्योग्राफी में क्या असर होता है, ये डॉट्स कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी आप जाके ठीक से आंसर लिख पाओगे, सारे के सारे कॉर्नर केसेस पकड़ के, ठीक है। ओके, इकोनॉमिक जस्टिस, नो अनफेयर ट्रीटमेंट बिकॉज ऑफ समवन्स वेल्थ एंड पावर। इट सीक्स टू रिड्यूस द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर इन इनकम, प्रॉपर्टी एंड लिविंग कंडीशंस। तो जो बहुत पैसे वाला है उसके रहने खाने, हम कहते हैं ना, उसका रहना खाना, और जो सबसे पुअर है, जब जो सबसे गरीब है, उसका रहना खाना जो है, इसका जो फर्क है, ये जो डिफरेंस है, ये कम करने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन काम करेगा, हमारी जो सरकार है वो उसके लिए काम करेगी, ठीक है। टुगेदर विद जस्टिस, सोशल जस्टिस, इट फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, फेयर शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेस। तो देखो कि सबको इक्वल रिसोर्सेस मिलना और जिसको जितनी जरूरत है उतना रिसोर्सेस मिलना, इसमें बहुत अंतर है, इसमें बहुत डिफरेंस है। सबको इक्वल मिलना मतलब जिसके पास, जिसको जरूरत भी नहीं है उसको भी हम देके उसको बोल रहे हैं नहीं ले लो, ठीक है, इसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस कहते हैं। और फेयर शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेस मतलब जिसको ज्यादा की जरूरत है उसको ज्यादा दिया जाए, जिसको कम की जरूरत है उसको कम दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो मेडिकल सपोर्ट जो है वो सबसे ज्यादा किसको लगता है, जो 10 से 14 के नीचे के जो भी बच्चे हैं उनके लिए लगता है, और ज्यादा करके के जो एज्ड, ओल्ड एज्ड हमारे जो लोग हैं उनको लगता है, ठीक है। अब अगर हमने बोला कि नहीं, हम सबको इक्वली ही बांटेंगे, जो चीजें हैं, मेडिसिन जो है वो हम इक्वली बांटेंगे। कोई अगर फॉर एग्जांपल एक मेडिसिन है तो वो हम इक्वली बांटेंगे, नहीं तो हम नहीं ऐसे करेंगे कि इसको ज्यादा दिया। पर हमें पता है कि जो एजेड लोग हैं, जो ओल्ड एज पीपल है, उनको उसकी ज्यादा जरूरत है, तो हमने जो जो उसको उनको जो ज्यादा जरूरत है वो हमें जो जरूरत है वो हमें कंप्लीट करनी चाहिए। इसको कहते हैं फेयर शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, जो हम डीपीएसपी में भी कवर करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझो कि जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज और फेयर शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज में क्या अंतर है, ये हम आगे भी जाके डिस्कस करेंगे। पॉलिटिकल जस्टिस, एवरी सिटीजन हैज इक्वल पॉलिटिकल राइट्स लाइक द राइट टू वोट, कंटेस्ट इलेक्शन एंड टेक पार्ट इन गवर्नमेंट। तो सभी को इक्वल राइट्स मिलेंगे गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, वोट करने के लिए, कंटेस्ट करने के लिए इलेक्शंस में, और गवर्नमेंट में पार्ट लेने के लिए। These justice ideas were inspired by the Russian Revolution of 1917। तो जो जस्टिस के जो भी ये हमने आइडियाज है, दिस जस्टिस आइडियाज हमने लिए थे रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917 से। तो ये पूछा जा सकता है कि हमने जस्टिस या फिर कौन सा ऐसा प्रियम्बल का पॉइंट है, ठीक है, जो या फिर ऑब्जेक्टिव है जो हमने रशियन रेवोल्यूशन से लिया है ऑफ 1917, तो वो है जस्टिस। तो ये थी बातें आज की। तो हम कल प्रियम्बल का दूसरा जो पार्ट है वो हम देखेंगे। आई होप आपको क्लैरिटी आई होगी इस सेशन से, जो एंड ऑफ में हर सेशन में बोलता हूँ, एंड ऑफ द टेबल, जो चैप्टर का जो भी टेबल्स है वो ठीक से करना, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं। और ये जो कंसेप्चुअल हम देखते हैं अभी, इससे आपको मेंस में और साइड बाय साइड प्री में भी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, बाय।